ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काइजू नंबर 8 और नारुमी काइजू नंबर 9 से फाइट कर रहे होते हैं एंड काइजू नंबर 9 इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ जो शिनोमिया है वो बहुत ज्यादा दुखी होती है जो उसके पापा के साथ हुआ ये जानकर। अब काइजू नंबर 9 नंबर 8 और नारुमी दोनों के ऊपर हमला करता है। काइजू नंबर 8 कहता है कि वो और नारुमी ये दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 से फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन काजू नंबर 9 जीत रहा है। काजू नंबर 9 कहता है कि वो अब जा रहा है यहाँ से, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो दायां हाथ है वो कट के नीचे गिर जाता है। नारू में काजू नंबर 8 से कहता है कि अभी उनके पास मौका है इस पर हमला करने का, इसीलिए अब नारुमी यहाँ पे सबसे पहले अटैक करता है। नंबर 9 इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे काजू नंबर 8 आता है और वो काजू नंबर 9 के लेफ्ट साइड पे अटैक करता है। इस अटैक से जो उसकी आउटर बॉडी होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है और उसके ऑर्गन्स दिखने लगते हैं। काजू नंबर 8 कहता है कि वो काजू नंबर 9 को छोड़ेगा नहीं। काजू नंबर 8 को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है काजू नंबर 9 पर, इसलिए अब वो काजू नंबर 9 को एक बहुत जोरदार पंच करता है और इस अटैक से काजू नंबर 9 थोड़ा सा दूर चला जाता है। काजू नंबर 9 बोलता है कि यहाँ पर अभी उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है काजू नंबर 8। बट तभी काजू नंबर 8 काजू नंबर 9 के पास आता है और उसको फिर से एक जोरदार पंच करता है और अब इस वाले पंच के साथ काजू नंबर 9 का एक और हाथ कट जाता है। काजू नंबर 8 और नारुमी ये दोनों मिलकर फिर से काजू नंबर 9 के ऊपर एक साथ अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन काजू नंबर 9 कहता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है और ये कहते हुए वो एक अटैक तैयार करने लगता है। इस वाले अटैक से यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। इस अटैक में काजू नंबर 9 की आधी बॉडी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने सामने देखता है कि काजू नंबर 8 और नारुमी ये दोनों ही इस अटैक से बच जाते हैं। ये चीज देखते हुए काजू नंबर 9 जो है अपना क्लोन बना लेता है और ये चीज करने के बाद वो शिनोमिया और इस आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि काजू नंबर 8 और नारुमी इन दोनों को बचाने तो जाएंगे क्योंकि ये लोग जरूरतमंदों को अकेला नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ यहाँ पे काजू नंबर 8 शिनोमिया को बचा लेता है और नारुमी इस आदमी को, और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर काजू नंबर 9 यहाँ से भाग जाता है। अगला सीन सिटी का होता है, जहाँ पर इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि हाल ही में हुए काइजू अटैक में डायरेक्टर शिनोमिया मारे गए। अगला सीन इन ऑफिसर्स का होता है, ये लोग यहाँ पे शोक मना रहे होते हैं, लेकिन काफका नोटिस करता है कि यहाँ पे शिनोमिया नहीं है। अगला सीन डायरेक्टर ऑफिस का होता है, नारुमी यहाँ पे आता है और शिनोमिया उसको बता रही होती है कि वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत कमजोर है। वो ये भी कहती है कि ये सारी गलती उसकी है कि काजू नंबर 9 भी भाग गया, इसलिए अब वो नारुमी से कहती है कि अब उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है क्योंकि उसे काजू नंबर 9 को हराना है। शिनोमिया ये भी कहती है कि उस चीज के अंदर उसके पापा अभी भी कहीं पर है एंड वो अपने फादर को गुड बाय तब तक नहीं कहेगी जब तक वो काजू नंबर 9 को हरा नहीं देती। नारुमी शिनोमिया से कहता है कि वो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा लेकिन खुद से ज्यादा नहीं, और वो ये भी कहता है कि उसको बस रिजल्ट्स चाहिए। यहाँ पर काफका भी होता है जो कि बाहर खड़े होके उनकी बातें सुन रहा होता है। काफका अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ में एक चोट आई होती है, बट वो यहाँ पे अपने ग्लव्स पहन लेता है और वहां से चला जाता है। वेल अगला सीन होता है इन दोनों का। ये आदमी इस ऑफिसर को कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया ने उनको ये सीक्रेट प्रोजेक्ट दिया था और डायरेक्टर शिनोमिया ने ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें इस कमांडर के इंस्ट्रक्शंस को मानना है। ये कमांडर उस आदमी से कहता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ और हम तैयार होने वाले हैं एक रिवेंज मैच के लिए। अगले सीन में शिनोमिया और शिनोनोमे फाइट कर रहे होते हैं और ये फाइट एक प्रैक्टिस होती है। शिनोमिया उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए कहती है कि टीम लीडर शिनोनोमे क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा तगड़ी है। नारुमी भी यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस देख रहा होता है और वो ऊपर से कहता है कि वो बोर हो रहा है इस फाइट को देखकर। वो शिनोमिया से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा केपेबल कब होगी कि मैं तुमसे फाइट कर सकूं। नारुमी ये भी कहता है कि फर्स्ट डिवीजन के जितने भी प्लेटून लीडर्स हैं वो सारे के सारे इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो कैप्टन बन सकते हैं। नारुमी चाहता है कि शिनोमिया जितने भी प्लेटून लीडर्स हैं उन सभी को हरा दे, लेकिन तभी यहाँ पे हासेगावा आता है और वो नारुमी को लात मारते हुए कहता है तुम्हारे काम करने का वक्त हो गया है। शिनोमिया शिनोनोमे को एक और प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करती है। शिनोनोमे ये सोचती है कि ये लड़की सच में चाहती है कि ये मुझको 1 महीने के अंदर अंदर हरा दे, और शिनोमिया की इस चीज को देखते हुए शिनोनोमे बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेती है। दूसरी तरफ हासेगावा नारुमी से पूछता है कि क्या उसने काजू नंबर 8 को फाइटिंग फोर्स का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तभी यहाँ पे इन दोनों को काजू नंबर 8 के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है। अगला सीन काफका का होता है और वो यहाँ पे अपने घर पर होता है। अगले सीन में ये साइंटिस्ट इन दोनों को बताता है कि काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मिंग जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। अगर काफका ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता रहा तो शायद एक दिन वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ना आ पाए। हासेगावा इस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या
काफ्का इस बारे में जानता है। ये साइंटिस्ट बताता है कि हाँ, हिबिनो काफ्का इस बारे में जानता है। हासेगावा पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है। ये साइंटिस्ट बताता है कि उसको अभी फिलहाल घर जाने की परमिशन मिली है, लेकिन उस पे नजर रखी जा रही है। काफ्का अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। उसके घर के बाहर दो आदमी खड़े होते हैं। काफ्का अपने रूम से बाहर निकलता है और वो उन दोनों से कहता है कि उसको अभी कहीं पर जाना है। अगले सीन में काफ्का अपने स्कूटर पे कहीं तो जा रहा होता है और ये दोनों आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। अगला सीन इन लोगों का होता है। ये लोग काइजू के बॉडी पार्ट्स को साफ कर रहे होते हैं। ये आदमी कहता है कि इस वाले काइजू का जो आउटर बॉडी है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और इन सारे काइजूस के बीच में काम करके ऐसा लग रहा है उसको कि चींटी वो है, ना कि वो काइजूस। बट तभी यहाँ पे काफ्का आ जाता है। काफ्का यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आ रखा होता है। ये लोग काफ्का के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर काफ्का यहाँ पे करने क्या आया है। काफ्का कहता है कि उसके पास कुछ है उन्हें देने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे काफ्का दूसरे लोगों को काम करता हुआ देखता है कि कैसे वो लोग काइजूस की बॉडी को काट रहे होते हैं और तभी उसको एक टूल दिखता है। वो इन लोगों से पूछता है कि क्या ये नया वर्जन है। इसके बाद काफ्का यहाँ पे इस टूल को उठाता है और काम पर लग जाता है और काफ्का यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा होता है बाकी लोगों के मुकाबले। तभी आदमी कहता है कि वो चाहता है काफ्का उनके साथ काम करने के लिए वापस आ जाए। यहाँ पर अब शाम हो जाती है और काफ्का अब यहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में काफ्का एक जगह पर बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि उसको अपने दोस्तों को चोट खाते हुए नहीं देखना, इसीलिए उसको काइजू नंबर 9 को किसी भी हालत में हराना ही होगा। तभी उसके बगल में यहाँ पे नारुमी आके बैठ जाता है। नारुमी काफ्का से कहता है कि वो उसको डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकता और ये बात काफ्का भी जानता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता रहा तो एक दिन हो सकता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में वापस ना आ सके और यही रीजन है कि वो काफ्का को और ज्यादा फाइट करने के लिए नहीं दे सकता। लेकिन तब भी नारुमी यहाँ पे काफ्का के पास आके कहता है कि डिफेंस फोर्स को काफ्का की हेल्प चाहिए। उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि काफ्का हमेशा के लिए काइजू ही क्यों ना बन जाए। वो बस काइजू नंबर 9 को खत्म करना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड वो काफ्का से ये भी कहता है कि वो ये बात जानता है कि काफ्का भी यही चाहता है। वो लोग वहीं पर थे जब उनकी फाइट हुई थी। नारुमी कहता है कि काफ्का इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता, किसी भी चांस पर नहीं। काफ्का कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया ने उसको एक चांस दिया था और वो तैयार है फाइट करने के लिए। नारुमी कहता है चलो ठीक है, मेरे साथ आओ। वेल इसके बाद अगला सीन होशिना का होता है जो कि एक लैब में होता है। वो यहाँ पे आता है और कहता है अच्छा तो तुम जाग गए, काइजू नंबर 10। इसी के साथ बडीज यहाँ पर यह एपिसोड होता है एंड। तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।